हेलो स्टूडेंट, दिस इज आला, वेलकम टू साइंस एरा। माय डियर स्टूडेंट, हम इस वीडियो में बात करेंगे एग्जाम्पलर के शॉर्ट आंसर। जैसा कि इससे पहले जो वीडियो मेरा आया है उसमें एनसीईआरटी का मींस इन टेक्स्ट क्वेश्चन और एक्सरसाइज क्वेश्चंस कुछ है उसमें। इस वीडियो में वी डिस्कस अबाउट द एग्जाम्पलर का शॉर्ट आंसर, जिसमें क्वेश्चन नंबर, क्योंकि आपको तो पता ही होगा उसमें बहुत सारे क्वेश्चन है। मीन्स क्वेश्चन 1 से लेकर क्वेश्चन 82, जिसमें से 35 तक जो है वो एमसीक्यू है और 36 से शुरू होता है आपका एमसी मीन्स शॉर्ट आंसर एंड लॉन्ग आंसर। ठीक है, लेकिन मैंने क्या किया, उसमें से शॉर्ट आंसर जो रेस्पिरेशन से रिलेटेड है उसको अलग कर दिया। और आपको जहाँ तक पता है कि सीबीएसई बोर्ड के एग्जामिनेशन में एग्जाम्पलर से ही क्वेश्चन ज़्यादा रहते हैं। ठीक है, और कुछ क्वेश्चन जो इंटेक्स है, कुछ क्वेश्चन जो एक्टिविटी बेस्ड है। तो एक्टिविटी बेस्ड मैं आपको बाद में आपके इसके लिए वीडियो लेकर आऊँगा। मैं अभी मैं बात कर लेता हूँ मैं एग्जाम्पलर के कुछ क्वेश्चन से। इसमें जो क्वेश्चन है 41, 46, 56, 61, 69, ये 5-6 जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन जो है आपके शॉर्ट आंसर है। और उसके बाद जो है 75 और 80 क्वेश्चन जो है ये लॉन्ग आंसर है। और इसी के साथ साथ कुछ क्वेश्चन मैं एडिशनल रखूँगा जो इस बुक से मीन्स एनसीईआरटी से रिलेटेड है। चलिए टॉपिक को शुरू करते हैं हम लोग अकॉर्डिंग टू मीन्स एनसीईआरटी एग्जाम्पलर। टॉपिक को शुरू करते हैं। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन जो आपका 41 नंबर क्वेश्चन है, व्हाई डू फिशेस डाई व्हेन टेकन आउट ऑफ वाटर। मीन्स यहाँ पे इसको ऐसे बता दें कि मछली जल की रानी है, बाहर निकालो, आखिर वो मर क्यों जाती है। ये बात तो पता ही होगा आपको, मछली को पानी से बाहर निकालते तो मर क्यों जाती है। इसका आप आंसर तो यहाँ पे आपको दिख रहा है ना, लेकिन मैं आपको 2 आंसर बताता हूँ। मैं इसको आप अपने से लिख लेंगे और आंसर भी यहाँ पे दिख रहा है। पहला पॉइंट, फिश डू ऑलवेज मीन्स फिशेस डू ऑलवेज ब्रांचियल और गिल रेस्पिरेशन। याद रखना, फिश जो है गिल्स रेस्पिरेशन करते हैं एंड इट टेक्स वाटर फ्रॉम द मीन्स इट टेक्स ऑक्सीजन इन द सॉल्युबल फॉर्म फ्रॉम द वाटर। मीन्स वो हमेशा ऑक्सीजन जो है वाटर से ही ले पाते हैं, वो एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन नहीं ले पाएंगे। ठीक है ना, ये पॉइंट नंबर 2, अगर बाहर निकालते हैं तो फिर उसको तो ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा है, क्यों ले मर जाते हैं। उसका आंसर होगा इट डजेंट लंग्स। उसके बाद लंग्स नहीं होते हैं, और आपको पता है टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म या लैंड ऑर्गेनिज्म उसके बाद लंग्स होते हैं और वो लंग्स के कारण ही ऑक्सीजन ले पाते हैं। आंसर यहाँ पे दिख रहा है, आप वहाँ से आप कर सकते हो। नाउ लेट्स चलते हैं क्वेश्चन नंबर 46 में। हाउ डज अरेबिक रेस्पिरेशन डिफर फ्रॉम द एनारोबिक रेस्पिरेशन। ये बात शायद मैं आपको सर एनसीईआरटी में आपको बता दिया हूँ। मैं एनसीईआरटी में ऑलरेडी ये क्वेश्चंस है। रेस्पिरेशन और मीन्स एनारोबिक और अरेबिक रेस्पिरेशन में क्या डिफरेंसेस है, बस सिंपल में 2 सेंटेंस में इसको समझ दीजिए। पहला डिफरेंस जो है कि अरेबिक में जो है वो क्या होगा, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन है और उसमें जो एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन है। दूसरा जो बेसिक डिफरेंस है वो क्या है कि अरेबिक रेस्पिरेशन में माय डियर स्टूडेंट एटीपी जो होते हैं ना वो 38 या बोले तो बहुत ज़्यादा एनर्जी रिलीज होते हैं, जबकि एनारोबिक में एनर्जी बहुत कम रिलीज होते हैं। और एक और अगर लेना तो ले लो आप, है ना, कि एरोबिक रेस्पिरेशन में सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर रिलीज होते हैं, जबकि एनारोबिक में जो है वो कभी कभी लैक्टिक एसिड रिलीज होते हैं और कभी कभी जो है क्या बोले तो इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होते हैं। ठीक है, तो ये 3 पॉइंट को आप याद रखना। ऐसे तो आपका आंसर यहाँ पे दे दिया मैंने, और इससे पहले एनसीईआरटी में भी कुछ आंसर दिए हुए हैं, आप किसी को भी याद कर सकते, कोई इशू नहीं है। लेकिन मैं चाहूँगा जो मैं बता रहा हूँ, मैं जिस तरह से बता रहा हूँ, मैं जैसे पढ़ा रहा हूँ, मैं अगर आप वैसे पढ़ते हो तो मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूँ कि आपको लिखना आ जाएगा। ठीक है, चलते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। Why the rate of breathing in aquatic organism much faster than in the terrestrial organism। ये बात भी पहले हो चुका है, फिर से दोबारा क्वेश्चन आगे देखिए। एनसीईआरटी में कुछ क्वेश्चंस है वो एग्जाम्पलर में सेम है। यहाँ पे बात हो रहा है कि जो एक्वाटिक एनिमल है वो जल्दी जल्दी सांस क्यों लेते हैं, जो लैंड एनिमल्स जैसे कि हम लोग हैं वो आराम से सांस क्यों लेते हैं। मीन्स कोई जल्दी कोई हड़बड़ी नहीं है, इसलिए क्योंकि एक्वाटिक एनिमल्स में जो पानी में ऑक्सीजन प्रेजेंस है। पहला बात बता दूं, ऑक्सीजन इज लेस सॉल्युबल इन वाटर। पानी में ऑक्सीजन कम होते हैं जिसके कारण उसे जल्दी ऑक्सीजन लेने पड़ते हैं। ठीक है ना, और जब एनिमल्स में अगर लैंड की बात करेंगे तो वहाँ पर ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए उसे आराम से बस इतना ही आंसर है, इतना ही कर लेंगे तो बहुत आसानी से हो जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 61, नेम द एनर्जी करेंसी इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म। लिविंग ऑर्गेनिज्म में एनर्जी करेंसी क्या है। और दूसरा क्वेश्चन उसी में लिखा व्हेन एंड वेयर, कहाँ और कब और कहाँ बनते। ठीक है ना, बस 3 क्वेश्चन है। पहला बात बता दूं आपको, ये क्लास 9 का क्वेश्चन
रेस्पिरेशन, ठीक है। ये क्लास 9 का क्वेश्चन माय डियर स्टूडेंट। और अगर क्लास 9 पढ़े होंगे तो आपको पता होगा एनर्जी करेंसी जो है उसको हम लोग एटीपी को बोलते हैं। एनर्जी करेंसी हमेशा एटीपी, जिसका नाम होगा एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। बिल्कुल सही सुना आपने, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट ही है एनर्जी करेंसी। कहाँ बनते हैं तो आपको पता है, इट इज प्रोड्यूस इन द माइटोकॉन्ड्रिया। समझ में आ रहा बात ना, ये माइटोकॉन्ड्रिया बनते हैं। और सबसे आखिरी जवाब, ये कहाँ बनते हैं, इसमें कब बनते हैं, ये होंगे रेस्पिरेशन। ये सिंपल क्वेश्चन रेस्पिरेशन। तो आप इसको सेंटेंस को आप जैसे यहाँ पे दिख रहा है, आपको बैक में मेरे दिख रहा है कि ये सेंटेंस को आप खुद लिख सकते हो या पॉइंट बाय पॉइंट लिख सकते हो। तो आपको क्या आंसर हो गया, पहला नंबर आंसर है एनर्जी करेंसी इज एटीपी एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। कब बनता है तो वो बनता है ड्यूरिंग रेस्पिरेशन। कहाँ बनता है, योर आंसर विल बी माइटोकॉन्ड्रिया। क्वेश्चन नंबर 69, प्लांट्स हैव लो एनर्जी नीड्स एज कंपेयर टू एनिमल्स। एक्सप्लेन करो, मतलब बताया गया कि प्लांट को एनर्जी बहुत कम क्यों चाहिए, एनिमल्स को एनर्जी ज़्यादा क्यों चाहिए। ये तो आप भी बता सकते हो बहुत आसानी से। पहला पॉइंट, प्लांट में मूवमेंट नहीं होते। दूसरा पॉइंट कि प्लांट के ज़्यादातर सेल जो होते हैं वो डेड होते हैं। इसलिए बस यही तो आंसर हो गया ना कि प्लांट्स को एनर्जी कम चाहिए क्योंकि वो मूवमेंट नहीं होता है, उसके सेल्स डेड होते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट है, एनिमल्स के अंदर जो है वो लगातार मूवमेंट होते हैं, उसके अंदर रेस्पिरेशन चल रहा है, उसके अंदर हार्ट बीटिंग चल रहा है, उसके अंदर ब्लड सर्कुलेशन हो रहा है, उसके अंदर डैशंस हो रहा है, उसके अंदर ब्रेन फंक्शंस कर, उसके मूवमेंट हो रहे बॉडी में, मीन्स उसके वॉलंटरी मसल्स में जब मूवमेंट हो रहे माय डियर, ये सारी चीजें हो रही है। तो बात समझ में आ गई बात कि प्लांट्स के अंदर ये सब काम नहीं होते हैं, एनिमल्स के अंदर ये सब काम होते हैं। अगर जिसमें ज्यादा काम होते तो एनर्जी भी ज्यादा चाहिए ना। अगर आपको कोई जगह जाना है तो आपको तेल ज्यादा बढ़ाना होगा ना, अगर बगल में जाना होगा तब तो पैदल भी जा सकते हैं। इसलिए प्लांट्स के अंदर जो एनर्जी की आवश्यकता बहुत कम होती है। नाउ क्वेश्चन नंबर 75, एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ ब्रीदिंग इन ह्यूमन या इन मैन। मीन्स एक व्यक्ति में जो है प्रोसेस ऑफ ब्रीदिंग कैसे होता है। तो ये आपको पता ही होगा, ब्रीदिंग मंत्र होता है इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन। आप यहाँ पे वीडियो देख सकते हैं, आप यहाँ पे है ना, क्वेश्चन भी आपके पास है, आंसर भी दिख रहा होगा और आप यहाँ पे वीडियो देख सकते हैं। एक वीडियो दिख रहा है कि कैसे एक मीन्स जब हम लोग ब्रीदिंग इन करते हैं, मीन्स सांस को लेते हैं जिसको बोलते हैं इनहेलेशन, और जब सांस को देते हैं तो उसको बोलते हैं एक्सहेलेशन। माय डियर स्टूडेंट, इनहेलेशन में क्या होता है, बस दो बात को याद रखना आप लोग। प्रोसेस बहुत लंबा है, टॉपिक बहुत ज़्यादा लंबा है, तो आपको दो बात याद रखना, आंसर क्लियर हो जाएगा। दो बात सांस लेने में, दो बात सांस छोड़ने में। पहला बात, व्हेन वी टेक ऑक्सीजन इनसाइड द लंग्स, तो आवर रिब केज वो क्या होंगे, एक्सपेंड करेंगे आउटवर्ड में, मीन्स बाहर के और आउटवर्ड होंगे। और आपके जो रिब के मीन्स आपके जो डायफ्राम होंगे ना, जो थोरेसिस के भीतर को एब्डोमिनल कैविटी से क्या करते हैं, मीन्स उसको सेपरेट करते हैं। तो यहाँ पे जो हो गया आपका डायफ्राम जो होगा ना वो नीचे जाएगा। याद रहेगा आपको क्या मैंने बोला जो रिब केज है या रिब्स है वो आउटवर्ड जाएंगे और डायफ्राम जो होगा वो कहाँ जाएगा, लोअर जाएगा। कब, ड्यूरिंग इनहेलेशन। ऑन द अदर हैंड व्हेन वी एक्सहेल, जब मीन्स कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करते हैं, जब कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर मूव करते हैं तो उस वक्त क्या होगा माय डियर, उस वक्त होगा आपका जो रिब है वो कहाँ जाएगा, इनवर्ड जाएगा, और आपका जो डायफ्राम जो है वो कहाँ जाएगा, अपवर्ड जाएगा। तो बात क्लियर हो गया। बात पॉइंट, दो पॉइंट याद रखना तो आपको ये प्रोसेस आंसर कंप्लीट हो जाए। जबकि ये लॉन्ग आंसर है, कुछ नहीं करना, एक डायग्राम बना देना, दो डायग्राम दिख रहा है आपको और यहाँ पे आप दो पॉइंट लिख लेना। ब्रीदिंग इन ह्यूमन बीइंग इज two types of process, one number is the inhalation, two number is the exhalation। inhalation में rib cage upward होगा and diaphragm lowered होगा, और exhalation में आपका rib cage होगा inward होगा and diaphragm अपवर्ड होगा। बस इतना ही लिखना आपको। या आप पॉइंट में लिख सकते हो या फिर सेंटेंस में लिख सकते हो या फिर आप याद कर सकते हो, जैसे आपकी मर्जी। चलते हम लोग अगले क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन ऑफ एग्जाम्पलर, क्वेश्चन नंबर 80 एंड लास्ट क्वेश्चन। एक्सप्लेन द थ्री पाथवे ब्रेक डाउन इन लिविंग बीइंग ऑर्गेनिज्म। ये क्वेश्चन भी हम आपको एनसीईआरटी में बता दिए हैं, या फिर मैं आपको कुछ एडिशनल क्वेश्चन इसके बाद में कुछ एडिशनल क्वेश्चन आपके साथ रखूंगा, है ना, ताकि कुछ भी क्वेश्चन, कोई भी क्वेश्चन कुछ भी छूटे ना हम लोगों का, सब का सब हो जाए। माय डियर स्टूडेंट, यहाँ पे बोल रहा है कि पूरा पाथवे को एक्सप्लेन करना है ना, पूरे पाथवे को एक्सप्लेन करना जो एनसीईआरटी बुक में ऑलरेडी दिया हुआ है। वो तीन पाथवे आप यहाँ पे देख सकते हो माय डियर। ये जो तीन पाथवे यहाँ पे दिख रहा है ना, इसी तीन को एक्सप्लेन करते हैं। इसमें एक चीज को मैं आपको, यहाँ पे तो बहुत कुछ लिखा हुआ है, मैं आपको ओरली याद करा देता हूँ। मैं बस दो तीन बात को बस जो बोल रहा हूँ उसको ध्यान से देखना, एकदम ध्यान से सुनना, जाना मत, ध्यान से सुनना। क्या मैं बोला हूँ मैं कि ग्लूकोज
ग्लूकोज ऑलवेज कन्वर्टेड इनटू पायरुवेट, याद रहेगा, ग्लूकोज हमेशा पायरुवेट में ही कन्वर्ट होगा, ग्लूकोज हमेशा पायरुवेट में कन्वर्ट होगा, याद रखना। और इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, ग्लाइकोलाइसिस, याद रखना। क्या मैंने बोला, ग्लूकोज इज कन्वर्टेड इनटू पायरुवेट एंड दिस प्रोसेस इज नॉन ए ग्लाइकोलाइसिस एंड दिस प्रोसेस अकर इनसाइड द साइटोप्लाज्म। बस ये एक पॉइंट हो गया कि ग्लूकोज पायरुवेट में कन्वर्ट होगा और ये प्रोसेस का नाम ग्लाइकोलाइसिस है और ये हमेशा साइटोप्लाज्म होगा। पॉइंट नंबर 4, इसमें ऑक्सीजन की हमेशा एब्सेंस होने, मींस इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। समझ में आ गया बात। 4 बात तीनों में कॉमन है, 4 बात तीनों में कॉमन है, बिकॉज हम लोग तीनों प्रोसेस को एक्सप्लेन करने जा रहे हैं माय डियर, ठीक है ना। अब थोड़ा सा हम लोग आगे चलते हैं। अब यहाँ से निकलता 3 ब्रांच। पहला ब्रांच सबसे ऊपर जो है फर्मेंटेशन, बीच का ब्रांच जो है मसल्स क्रैम्प और नीचे का ब्रांच जो कि एरोबिक। तो पहला ऊपर का जो 2 ब्रांच यहाँ पे दिख रहे हैं ना आपको, पहला जो 2 ब्रांच आपको दिख रहा है ना, वो दोनों ब्रांच एनारोबिक रेस्पिरेशन का है और नीचे वाला जो ब्रांच है वो क्या है माय डियर, वो है एरोबिक रेस्पिरेशन का। अब ध्यान से देखो आप, और अगर नहीं दिख रहा आपको क्योंकि बैक में चल गया होगा आपका ये फिगर, तो आप एनसीईआरटी की बुक को सामने रखना, मेरा वीडियो देखना, तो मेरे ख्याल से आपको पूरा का पूरा समझ में आ जाएगा। सबसे नीचे वाला पहले डिस्कशन कर लेता हूं मैं। ये सारी चीजें कहां पे हो रही है, साइटोप्लाज्म में। क्या हो गया था, जस्ट क्या मैंने डिस्कशन किया था, मैंने डिस्कशन किया था कि ग्लूकोज जो है वो कार्बोहाइड्रेट, मींस जो ग्लूकोज है जो कार्बोहाइड्रेट है ये पायरुवेट में तो कन्वर्ट हो गया, ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस हो गया। अब ये माइटोकॉन्ड्रिया में इंटर तभी करेगा माय डियर जब आपका सेल टेक ऑक्सीजन फ्रॉम द एनवायरमेंट, ठीक है ना। समझ में आ गया बात ना। मतलब ये कि आपका सेल माइटोकॉन्ड्रिया में, मींस आपके सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया में पायरुवेट इंटर तभी करेगा माय डियर जब ऑक्सीजन एंटर करेगा। अब चलो ऑक्सीजन एंटर कर गया ना, ऑक्सीजन एंटर कर गया, पायरुवेट भी एंटर करेगा, किसमें, माइटोकॉन्ड्रिया। अब यहाँ पे शुरू होगा फाइटिंग, मींस ग्लूकोज जो है, कार्बोहाइड्रेट जो है वो पायरुवेट में कन्वर्ट हो गया, ठीक है ना। उसके बाद पायरुवेट माइटोकॉन्ड्रिया अंदर तभी जाएगा माय डियर जब आपके बॉडी के अंदर, आपके सेल्स के अंदर ऑक्सीजन जाएगी। ये बात मैं क्यों बोल रहा हूं मैं, क्योंकि ये प्रोसेस बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, क्योंकि तीनों में एक ही चीज लिखा हुआ है, एक चीज कॉमन है, बाकी वहां से निकलता 3 कंडीशन। यहाँ पे बात हो रहा है ना कि पायरुवेट इज फुल्ली कन्वर्टेड इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर एंड 38 एटीपी। याद रखना एनसीईआरटी में केवल एनर्जी लिखा हुआ है, यहाँ पे मैं बता दूं 38 एटीपी ही निकलेगा। समझ में आ रहा बात। और ये सारे केसेस क्या होंगे, 2 बार, इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन इनसाइड द माइटोकॉन्ड्रिया। याद रखना इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन इनसाइड द माइटोकॉन्ड्रिया, जबकि इससे पहले क्या था, इन साइटोप्लाज्म इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। समझ में आ गया बात ना। और ये जो प्रोसेस हुआ ना कि पायरुवेट फुल्ली कन्वर्टेड इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर एंड 38 एटीपी, इस प्रोसेस का पूरा का नाम क्या होगा, क्रेब्स साइकिल, KREB। ये आपको दिख रहा होगा यहाँ पे क्रेब्स साइकिल, ठीक है ना। मैं आपको यहाँ पे डायग्राम भी दे दिया हूँ मैं आपको इसका, एक तो वो जो पैसेज है और एक और डायग्राम मैं यहाँ पे दे दे रहा हूँ मैं, ठीक है ना। ये देखिए डायग्राम यहाँ पे क्रेब्स साइकिल कैसे होता है, ठीक है ना। बात समझ में आ रही बात ना। अब आ जाते हैं हम लोग ऊपर के 2 प्रोसेस को। जो सबसे ऊपर प्रोसेस है वो है एरोबिक नहीं बल्कि एनारोबिक रेस्पिरेशन। जो प्रोसेस का नाम क्या बोलेंगे, फर्मेंटेशन। तो फर्मेंटेशन क्या है सर, वो मैं आपको बता दूं। ग्लूकोज जो है इथेनॉल में या अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाता है ना, किसके द्वारा, ईस्ट के द्वारा। मतलब कि ये सारा प्रोसेस कहां पे होगा, ईस्ट के सेल के अंदर होंगे। समझ रहे बात ना। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, ऑक्सीजन का मौजूदगी, ऑक्सीजन की प्रेजेंस होना जरूरी नहीं है, क्योंकि ऑक्सीजन जो है ना, ईस्ट क्या करता है, ऑक्सीजन को कभी भी लेता ही नहीं, बल्कि इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन ग्लूकोज को वो तोड़ता है, अल्कोहल में कन्वर्ट कर देता है। सिर्फ 2 एटीपी, कितना एटीपी, 2 एटीपी बनाता है माय डियर, केवल 2 एटीपी बनाता है और अल्कोहल को कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। समझ में आया, मतलब कि ग्लूकोज को पायरुवेट में और पायरुवेट को अल्कोहल में कन्वर्ट कर दी। इसका फॉर्मूला लिखा हुआ है ना, C2H5OH। याद रखना C2H5OH, कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी। यहाँ पे वाटर रिलीज नहीं होंगे, क्योंकि वाटर सबसे नीचे वाले जो यहाँ पे दिख रहा है ना, वाटर सबसे नीचे वाले में ही होंगे, ठीक है। समझ में आ गया बात। 2 एटीपी, इस पूरे प्रोसेस का क्या बोले हम, फर्मेंटेशन। मैं एक बार और रिपीट कर देता हूँ, ग्लूकोज कन्वर्टेड इनटू पायरुवेट by the process of glycolysis in cytoplasm in absence of oxygen, and then this pyruvate again converted into ethanol and carbon dioxide and 2 ATP, ठीक है ना। ये सारे प्रोसेस कहाँ पे होंगे माय डियर, ये सारे प्रोसेस ईस्ट में होंगे। बात तो समझ में आ गई बात। अब हम लोग आ जाते हैं लास्ट पॉइंट, मसल्स
फैटी मीन्स मसल्स फैटी, जो आगे में एडिशनल क्वेश्चन में हो सकता है मसल्स फैटी, फैटी के ऊपर में फैटी का मतलब क्या था, मसल्स क्रैम्प हो गया या थकान हो जाता तो क्या होता है माय डियर स्टूडेंट। फिर वही सवाल हमारे मसल्स के सेल्स में, जैसे कि वॉलंटरी मसल जिसमें हम लोग मूवमेंट करते हैं, जिसमें हम लोग दौड़ते हैं, ठीक है ना, मैंने आप लोगों का वीडियो डिटेल वीडियो बना रखा, उस वीडियो में जाके देखना है कि क्या होता है, ठीक है। अब बात समझ लो कि जब हम लोग हेवी एक्सरसाइज करते हैं ना तो क्या होता है, ग्लूकोज फिर से वही काम करता है पायरुवेट, और वो किसका इंतजार करेगा, चूंकि ह्यूमन बीइंग है वो क्या करेगा, एरोबिक करता है तो ऑक्सीजन का वेट करेगा, लेकिन चूंकि हेवी एक्सरसाइज में क्या होता है ना वो ऑक्सीजन नहीं ले पाते, जिसके बना पे क्या होता है आपका जो पायरुवेट है वो जस्ट लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है, जो हमारे मसल सेल्स में ही जम के रह जाता है और केवल कार्बन डाइऑक्साइड ही रिलीज हो पाती है। बात समझ में आपको, सॉरी कार्बन डाइऑक्साइड नहीं, लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है और केवल एनर्जी वो भी 2 एटीपी रिलीज होते हैं। यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड भी नहीं, यहाँ पे वाटर भी नहीं, मतलब पायरुवेट डायरेक्टली लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट हो जाती है इनसाइड द साइटोप्लाज्म। और यहाँ पे लैक ऑफ ऑक्सीजन लिखना, यहाँ पे लैक ऑफ ऑक्सीजन लिखना दिखा हुआ है आपको, समझ में आ रहा बात। दीज आर द 3 पाथवेज, ये ही है 3 पाथवेज जिसके बेस पे मेरा ये पूरा क्लास मींस क्वेश्चन नंबर 80 जो है एग्जाम्पलर का बेस्ड करता है, समझ में आ गया बात। और भी बहुत सारे क्वेश्चन इसमें अवेलेबल है, लेकिन वो सब क्वेश्चन जो है ट्रांसपोर्टेशन के हो सकते हैं, वो सारे क्वेश्चन जो है एक्सक्रीशन के हो सकते हैं। तो मैं आप लोगों को अगला वीडियो मींस अगला क्वेश्चन लेके चलता हूँ जो कि एडिशनल क्वेश्चन है। माय डियर स्टूडेंट, ये जो क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ, मैं इस क्वेश्चन का जो मीन्स आंसर जो है वो आंसर मैं आपको बता रहा हूँ, मैं इसको आप लोग आंसर में सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन दे रहा हूँ, मैं इसको ध्यान से सुनना। व्हाट आर द एंड प्रोडक्ट ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन। अब यहाँ पे आपको सवाल क्या होगा, एंड प्रोडक्ट क्या है एरोबिक, मैंने जस्ट बता दिया है, जो बच्चा ध्यान से सुनेगा उसका आंसर फटाक से मिल जाएगा। क्या भाई, एंड प्रोडक्ट क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड होगा और वाटर होगा और एटीपी होगा, मीन्स एनर्जी होगा, मीन्स 38 एटीपी होगा। बस आंसर आपको कंप्लीट हो गया। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट मीन्स अगला क्वेश्चन जो है उसमें क्या लिखा हुआ है डियर स्टूडेंट, वो लिखा हुआ है डिफरेंस बिटवीन रेस्पिरेशन एंड फोटोसिंथेसिस। याद रखिएगा, डिफरेंस बिटवीन रेस्पिरेशन एंड फोटोसिंथेसिस। अब यहाँ पे बेसिक डिफरेंस क्या है, बस ये तो आपको पता है। रेस्पिरेशन में क्या होते हैं ना, कैटाबॉलिक प्रोसेस होता है, वहाँ पे एनाबॉलिक प्रोसेस होता है, ठीक है ना। या और दूसरा पॉइंट क्या है बाबू, कि रेस्पिरेशन में जो होते हैं ना उसमें एनर्जी क्या होते हैं, रिलीज होते हैं, और फोटोसिंथेसिस में क्या होता है, एनर्जी एब्जॉर्ब होते हैं। यू नो दैट ना, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, ये आप लोग में पढ़ चुके हैं ना। और तीसरा पॉइंट क्या होगा कि रेस्पिरेशन में क्या होते हैं ना, कार्बोहाइड्रेट या बोले तो ग्लूकोज कन्वर्ट होते हैं कार्बन डाइऑक्साइड में, और फोटोसिंथेसिस में क्या होते हैं ना, कार्बन डाइऑक्साइड कन्वर्ट होते हैं ग्लूकोज में। ये मतलब बोला जाए इसको ऐसे समझें कि अगर आपको फोटोसिंथेसिस याद है ना तो आपको यहाँ पे जो है रेस्पिरेशन अपने आप याद हो जाएगा, और अगर रेस्पिरेशन याद है आपको तो फोटोसिंथेसिस अपने आप याद हो जाएगा। बिल्कुल ये दोनों एक दूसरे के बिल्कुल अपोजिट है। नाउ नेक्स्ट ना क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, नेम द इंटरमीडिएट एंड द एंड प्रोडक्ट ऑफ ग्लूकोज ब्रेकडाउन इन एरोबिक रेस्पिरेशन। ये फिर से क्वेश्चन हो गया। इंटरमीडिएट मतलब कि नेम द इंटरमीडिएट मतलब बीच में क्या होता है, तो आपको वो बस वो पॉइंट लिख देना कि आपका ग्लूकोज जो है कन्वर्टेड इनटू किसमें, पायरुवेट में हो जाता है, और पायरुवेट फिर कन्वर्ट होता है किसमें कन्वर्ट होता है, याद है ना आपको, किसमें कन्वर्ट होता है, ग्लूकोज किसमें कन्वर्ट हो जाता है माय डियर, ग्लूकोज कन्वर्ट हो जाता है किसमें, मीन्स कार्बन डाइऑक्साइड में, ग्लूकोज कन्वर्ट हो जाता है आपका वाटर में, और ग्लूकोज कन्वर्ट हो जाता है 38 एटीपी में। यहाँ पे ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। अब चलते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। व्हाट हैपेंड टू द रेट ऑफ ब्रीदिंग ड्यूरिंग हेवी एक्सरसाइज एंड व्हाई। मीन्स क्या होता है जब आप बहुत ज़्यादा हेवी एक्सरसाइज करते हो, मतलब दौड़ रहे तो क्या हो रहा है आपका, तो क्या होता है आपका ब्रीदिंग रेट फास्ट हो जाता है। क्यों फास्ट हो जाता है, बस इसको 2 लाइन में समझ लो आप। फास्ट इसलिए हो जाता है क्योंकि आपके बॉडी का जो वॉलंटरी मसल्स जो आपको काम कराता है ना, उसमें से अचानक से सारा का सारा एनर्जी क्या हो जाता है, यूज हो जाते हैं। जब सारा का सारा की एनर्जी यूज हो जाएगा ना तो अचानक बॉडी को क्या लगेगा, मीन्स ब्रेन बोलेगा अरे भाई सारा का सारा एनर्जी यूज हो गया है, तुरंत का तुरंत हमको एनर्जी बनाना है। तो तुरंत को तुरंत एनर्जी बनेगा नहीं तो मैजिक तो हो नहीं रहा है, ऐसे चुटके बजाए आप छू सारा एनर्जी बन जाएगा, ऐसे तो होता नहीं ना रियल में। तो क्या होगा, वो क्या करेगा, आपके हार्ट बीट को फास्ट कर देगा और लंग्स को बोलेगा भाई तू जल्दी जल्दी ऑक्सीजन को ले, जल्दी ऑक्सीजन को लो। तो अब जल्दी ऑक्सीजन को लेंगे, यही तो कंफ्यूजन है कि जल्दी ऑक्सीजन ले तो लेंगे, लेकिन आपका लंग्स क्या होता है ना, आपके लंग्स के अंदर स्मॉलेस्ट यूनिट है जिसका नाम एल्वेओली, उसका काम है धीरे धीरे ऑक्सीजन को लेना। तो जब जल्दी ऑक्सीजन को लेंगे आप तो क्या होगा,
ऑक्सीजन एब्जॉर्ब नहीं होगा और ऑक्सीजन 30% या 40% ही एब्जॉर्ब हो पाएगा, ठीक है ना। और फिर आपको बाकी सारा ऑक्सीजन क्या हो जाएगा, क्योंकि लंग्स को पता है कि जल्दी जल्दी लेंगे तो क्या होगा, टोटल ऑक्सीजन नहीं ले पाएंगे, इसलिए वो कोशिश करता है बिल्कुल मछली वाला काम, बिल्कुल मछली वाला काम, क्या भाई, जल्दी जल्दी ऑक्सीजन लेंगे तो ज़्यादा ऑक्सीजन हो जाएगा। तो यहाँ पे बात हो रहा है कि हेवी एक्सरसाइज में आखिर आपका फास्टर क्यों हो जाता है, इसलिए कि आपके बॉडी का ज़्यादातर एनर्जी क्या हो जाते हैं, यूटिलाइज हो जाते हैं, इसलिए उसे ज़्यादा से ज़्यादा क्या लेना पड़ता है, ऑक्सीजन लेना पड़ता है। बात समझ में आ गई आपको, इसलिए ताकि आपके बॉडी में जो एनर्जी यूटिलाइज हो गया है वो सारा एनर्जी क्या हो जाए, फिर से मेंटेन हो जाए। और दूसरा बात कि आप जल्दी जल्दी ऑक्सीजन लोगे लेकिन ले नहीं पाओगे, क्योंकि आप फिश नहीं हो, याद रखना, क्योंकि आप फिश नहीं हो। आप कैसे लेते हो, आप आराम से, बाबा रामदेव आराम से लेते हो, क्योंकि आप एक्वाटिक एनिमल नहीं, आप टेरेस्ट्रियल एनिमल से। और इसी जल्दी के चक्कर में क्या होता है, हम लोगों का मसल्स क्रैम्प हो जाते हैं, मीन्स फैटिक हो जाते हैं, मीन्स आपको थकान होता है, समझ में आ रही बात। लेकिन जब आप आराम करते हो तो फिर आपका लैक्टिक एसिड, जैसा कि मैंने जस्ट इसके पहले बताया था, फिर से कन्वर्ट हो जाता है किसमें, नॉर्मल में। तो बात समझ में तो आ गई होगी आप लोगों को। चलते हम लोग अगले वीडियो। व्हाई इज डिफ्यूजन इनसफिशिएंट टू मीट द ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट ऑफ मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म लाइक ह्यूमन। यहाँ पे एक क्वेश्चन किसका है, ये एनसीईआरटी क्वेश्चन है, ये बात हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ठीक है ना, तो इसलिए इसके बारे में कोई डिस्कशन नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट आर द टू डिफरेंट वेज इन विच ग्लूकोज इज ऑक्सीडाइज्ड टू प्रोवाइड एनर्जी इन वेरियस ऑर्गेनिज्म। और इसका बी नंबर क्वेश्चन है, राइट द टू डिफरेंस बिटवीन द टू वेज ऑफ ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज इन ऑर्गेनिज्म। यहाँ पे जो दो क्वेश्चन दिख रहे हैं ना, ये दोनों क्वेश्चन क्या है, एक ही है, इसमें दोनों बदलाव, ये दोनों एक ही बात को बोल रहा है, बस फर्क क्या है कि ऊपर में आपको दोनों प्रोसेस का नाम बताना है और दूसरे वाले में क्या, दोनों प्रोसेस में डिफरेंस बताना। तो आपको बता दूं वही बात, वही पुराना घिसा पिटा बात कि एक होगा एरोबिक तो एक होगा एनारोबिक, बस यही बताया। व्हाट आर द टू डिफरेंट वेज, तो एक में एरोबिक है जिसमें एनर्जी बहुत ज्यादा बनता है और एक है एनारोबिक जिसमें एनर्जी कम बनते हैं। और दूसरा पॉइंट क्या है कि आप बताइए उसका डिफरेंस, तो डिफरेंस मैंने आपको बता दिया, बस आंसर कंप्लीट हो गया। नेम द रेस्पिरेटरी पिगमेंट इन द रेड ब्लड कॉर्पसेस ऑफ मैन। मीन्स आदमी के ब्लड में जो है, आरबीसी में, जो ब्लड के अंदर आरबीसी में कौन सा रेस्पिरेटरी पिगमेंट है जो प्रेजेंट होते हैं वो, तो इसका आंसर होगा, जो आपको दिख रहा है उसका आंसर क्या होगा, उसका आंसर होगा हीमोग्लोबिन, ठीक है, याद रहेगा आप लोगों को। क्वेश्चन नंबर 2 के बाद, नेम द प्रोसेस बाय व्हिच प्लांट एक्सचेंज गैसेस लाइक CO2 ऑक्सीजन थ्रू स्टोमाटा। ठीक है, किस प्रोसेस को थ्रू ये करते हैं, तो सबको पता है, सबको पता है, सबको पता है। प्लांट एक्सचेंज ऑफ गैसेस स्टोमाटा के थ्रू, किसके थ्रू करते हैं, वो है डिफ्यूजन के थ्रू। याद रखेंगे, डिफ्यूजन के थ्रू एक्सचेंज ऑफ गैसेस एनिमल्स में भी होते हैं और एक्सचेंज ऑफ गैसेस प्लांट्स के अंदर भी होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द मॉलिक्यूल्स व्हिच स्टोर एनर्जी रिलीज्ड ड्यूरिंग सेलुलर रेस्पिरेशन। एक मॉलिक्यूल का नाम बताना है जो सेलुलर रेस्पिरेशन, सेल के अंदर रेस्पिरेशन जो होते हैं उसमें वो रिलीज करते हैं। तो कोई नहीं है, आप लोग जानते हैं, उसका नाम है ATP। आपको दिख रहा होगा, इसका नाम है ATP। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन नंबर अगला 4 होगा, ड्यूरिंग विगोरस एक्सरसाइज एक्युमुलेशन ऑफ व्हिच सब्सटेंस मेक्स द मसल्स क्रैम्प या फैटिग। कौन सा ऐसा चीज़ बन जाता है एक्सरसाइज करने के दरमियान में जिसके बिना पे हम लोग को बहुत ज़्यादा थकान होता है, तो शायद उसका नाम होगा लैक्टिक एसिड। ये बात हम लोग पहले डिस्कशन करें, मैंने बताया ना आप लोगों को, अगर आप अच्छा से पढ़ते हो, अच्छा से देखते हो तो आपको कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा माय डियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द रॉ मटेरियल यूज्ड बाय एन ऑर्गेनिज्म टू ऑब्टेन एनर्जी। व्हाट आर द रॉ मटेरियल यूज्ड बाय द ऑर्गेनिज्म टू ऑब्टेन एनर्जी। तो कौन सा रॉ मटेरियल जो है यूज्ड बाय एन ऑर्गेनिज्म टू ऑब्टेन एनर्जी, कौन सा रॉ मटेरियल। यहाँ पे एक बहुत डाउटफुल क्वेश्चन है कि यहाँ पे कौन सा ऑर्गेनिज्म की बात करेंगे। अगर हम लोग प्लांट की बात कर लेते हैं तो प्लांट जो रॉ मटेरियल किस में करेंगे, तो यहाँ पे चूंकि ऑर्गेनिज्म जो है एनर्जी के लिए बात करेंगे तो ऑटोट्रॉपिक में बात करते हैं, तो फिर वही रॉ मटेरियल कार्बन डाइऑक्साइड है ना। रॉ मटेरियल की बात करेंगे तो वाटर, ये रॉ मटेरियल्स हो जाते हैं। ठीक है, लाइट सनलाइट की बात कर लेते हैं हम लोग। लेकिन अगर हम लोग हेटेरोट्रॉपिक की बात करते हैं तो वो केवल क्या होंगे, फूड होंगे। तो आपको समझ में आगे बात होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेंशन द यूजेस ऑफ ATP इन द सेल्स। व्हाट इज द फंक्शंस ऑफ, या व्हाट इज द यूजेस ऑफ ATP इन द सेल्स। हमारे स्टूडेंट, आपको पता होगा ना ATP का, ये शॉर्ट आंसर है आपका, ये एडिशनल, ये एग्जाम्पलर का नहीं है, ये आउटसाइड में आपको दे रहा हूँ। ATP का यूजेस क्या है, ATP का यूजेस है एनर्जी देना हम लोगों के सेल्स, क्योंकि ATP का रियल नाम
साइन ट्राइफॉस्फेट और इसे एनर्जी करेंसी के नाम से भी जाना जाता है, जो क्लास 9 में हम लोग जानते थे। ठीक है, ये हम लोगों को एनर्जी प्रोवाइड करता है ताकि हम लोग जो कोई भी वर्क कर सके। क्योंकि देखो सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है ना, क्वेश्चन को समझना। क्वेश्चन समझ में आ गया तो आंसर आपको आ जाएगा, लेकिन आंसर आपको बनाने मैं सिखा रहा हूँ आपको, मैं बता रहा हूँ कैसे आपको आंसर बनना है। बस ध्यान से सुनने रहना, क्वेश्चन को देखते रहना और आंसर को पढ़ते रहना। चलिए, उसके बाद लास्ट क्वेश्चन आपका जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन जो है उसका लास्ट है, ड्रॉ एंड नीड एंड लेवल डायग्राम ऑफ ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो भाई साहब, बच्चे लोग जरूर से जरूर लंग्स का डायग्राम बना लीजिएगा, क्योंकि क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है ना, इससे क्योंकि कभी कभी डायग्राम बनाने के लिए दे देता है और नहीं तो कभी कभी क्या होता है डायग्राम बना हुआ रहता है, तो आपको उसके पार्ट्स में आपको देखना। और मैंने आपको ऑलरेडी एनसीईआरटी में वो मेंशन कर रखा है कि लंग्स में किस के पार्ट क्या, क्योंकि वहाँ पे क्या करते हैं बता देंगे ये क्या है, यहाँ पे एरो दे देंगे, यहाँ पे ये है, जैसा कि हम आपको डिस्कशन कर चुके हैं। इसलिए डायग्राम को देखना बहुत ज़रूरी है, समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि डायग्राम बनाते रहो, समझते रहो। क्योंकि मैं आपको क्वेश्चन आंसर दे दिया हूँ, मैं चाहता हूँ कि मेरा बच्चा जो भी पढ़ रहा है उसको क्वेश्चन आंसर भी आए, उसको डायग्राम भी क्लियर हो। क्योंकि सीबीएसई बोर्ड क्या करती है ना, एनसीईआरटी से क्वेश्चन में डाल देते हैं, एग्जाम्पल से क्वेश्चन डाल सकते हैं और कुछ क्वेश्चन जो है बाहर से डाल देते हैं। लेकिन क्वेश्चन कौन बनाएगा जिसका कंसेप्ट क्लियर होगा। मैंने बहुत अच्छा से वीडियो मैंने बना के रखा है, विजुअलाइजेशन करके दिया है, डायग्राम बना के दिया है, प्रोसेस दिखा रहा हूँ मैं उसमें। जाइए, देखिए, समझिए, पढ़िए, सीखिए और सब करने के बाद क्या होगा, आपको लिखने आ जाएगा माय डियर। आपको लिखना मीन्स आ जाएगा, और यही तो चाहते हैं हम कि आपको लिखने आ जाए। क्योंकि क्वेश्चन आंसर याद करके कोई बच्चा आगे नहीं बढ़ सकता है, वही बच्चा आगे बढ़ेगा जिसका सेल्फ क्रिएटिविटी होगा। मैं आपके लिए हूँ, फिर से आ रहा हूँ मैं दूसरा टॉपिक लेकर, ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन बीइंग, जिसमें मैं आपको हार्ट के बारे में बताऊंगा और मैं आपको बताऊंगा ब्लड के बारे में। फिर उसके बाद ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स आएंगे और इसलिए स्लो स्लो करके वीडियो को कंप्लीट करेंगे। मैं आपको हर एक टॉपिक के बाद उसका एमसीक्यू और शॉर्ट आंसर, लॉन्ग आंसर जो भी आता है वो सब लेके आऊँगा मैं। ठीक है ना, ताकि आपको कंटेंट मिलते रहे। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।